हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कस करने के लिए वो है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक डिजीज है जो कि फंगस के द्वारा होती है, इसलिए इसे एक ब्लैक फंगल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस क्या चीज है, ठीक है, इस बीमारी के होने की क्या क्या वजह रहती है, इस बीमारी को मतलब अगर हमें बीमारी हो तो किस माध्यम से हमें हो सकती है, अगर ये फंगस हमारी बॉडी में एक बार एंटर कर जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद किस तरीके से ये बीमारी करती है, किन किन लोगों को इस बीमारी होने की ज्यादा रिस्क है, एक बार ये बीमारी हो जाए तो उसके क्या क्या साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमको इस बीमारी से किस किस तरीके से बचना है। सबसे पहले इसके कॉजेटिव एजेंट मतलब ये किस किस फंगस के द्वारा हमें बीमारी हो सकती है। तो मेनली 3 फंगस होती हैं, राइजोपस स्पीशी, म्यूकर स्पीशी और राइजोम्यूकर स्पीशी, ठीक है। यहाँ पे जो ये म्यूकरमाइकोसिस नाम दिया गया है ना, वो ये म्यूकर जो है वो यहाँ से आया है, इस म्यूकर से। इस बीमारी को दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि है ब्लैक फंगल डिजीज। ये एक फंगस से की जाती है, या फिर जो डिजीज है फंगस के द्वारा होती है, तो इसको यहाँ फंगल डिजीज कहा गया है। और ब्लैक इसलिए क्योंकि जो एरिया इन्फेक्टेड होता है ना इस फंगस से, वहां पे आपको ब्लैक कलर के निशान नजर आने लगते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है कि ये एक ब्लैक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज का मतलब है कि ये जो फंगस है, ये फंगस की जो ये बीमारी है वो हमें किस किस माध्यम से मिल सकती है या फिर किस किस चीजों से हमें मिल सकती है। देखिए, ये जो फंगस होती है ना, ये मॉइस्ट और एसिडिक, नमी और एसिडिक वाले जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो फंगस होती है ना, इसको ग्रो करने के लिए स्पोर चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई पौधा या फिर कोई प्लांट को ग्रो कराना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीड या फिर बीज चाहिए होता है, ठीक है। फिर उस बीज में से पौधे को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, फिर पानी चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे इस फंगस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले बीज की जगह चाहिए होता है स्पोर। फिर इस स्पोर को फंगस के अंदर बदलने के लिए चाहिए होता है मॉइस्ट और एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जैसे पहला सोर्स है हमारा रॉटन फ्रूट्स। रॉटन फ्रूट का मतलब होता है सड़े हुए फ्रूट्स या फल, ठीक है। जब फल जो होते हैं सड़ जाते हैं ना, उसमें से क्या निकलने लगता है, एसिड निकलने लगता है, ठीक है। तो इस स्पोर को यहाँ पे क्या मिल जाता है, जैसे ये जैसे स्पोर होते हैं इसके छोटे छोटे, जैसे इस स्पोर को क्या मिल जाएंगे, सड़े हुए फ्रूट मिल जाएंगे। उस फ्रूट में क्या मिल गया, एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया, प्लस इस फ्रूट में क्या है, मॉइस्ट, नमी भी है, तो यहाँ पे क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। और अगर हम इस सड़े हुए फ्रूट को खा जाएंगे तो इस तरीके से ये स्पोर हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। दूसरा माध्यम है रॉटन वेजिटेबल, सड़ी हुई सब्जियां जो होती हैं उसमें भी क्या होता है, एसिड निकलने लगता है, इनके अंदर मॉइस्ट भी होता है, ये यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, इसको हम खा जाएंगे तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। रॉटन प्लांट, जो सड़े हुए प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी ये मॉइस्ट और एसिड रिलीज होने लगता है। नेक्स्ट है डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल का मतलब होता है नमी, मतलब चिकनी जो मिट्टी होती है ना जिसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर भी ये फंगस ग्रो कर जाती है, ठीक है। अगला है डैम्प वॉल। डैम्प वॉल का मतलब होता है जो काफी पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, उनके अंदर जो दीवार होती है, कई बार आपने देखा होगा उन दीवारों पे फंगस लगी होती है क्योंकि वहां पे नमी होती है, ठीक है। हम जाएंगे उस वॉल को टच कर लेंगे, फिर इसी हाथ से हम हमारी नोज को टच कर लेंगे तो क्या होगा, वो स्पोर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, एक माध्यम हुआ। नेक्स्ट है काउ डंग। काउ डंग का मतलब होता है गाय का जो गोबर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, मॉइस्ट होता है, तो उसकी वजह से ये स्पोर यहाँ भी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि क्या है, सोर्स है। सोर्स मतलब इन माध्यम से हमें क्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि इन सब जगह पे ये जो फंगस होती है आराम से ग्रो कर जाती है। अब नेक्स्ट देखिए इस फंगस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये फंगस कैसे ग्रो करती है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में मेन 3 हाइफीज होती है। पहली होती है सब टेरेनियन हाइफी, ये जो रेड कलर की बनाई है ये क्या होती है, सब टेरेनियन हाइफी। दूसरी होती है ग्रीन कलर की, प्रोस्ट्रेट हाइफी कहते हैं इसे, और ये जो ब्लू कलर की इसे कहते हैं एरियल हाइफी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फंगस होती है वो नमी या फिर जो डैम्प सॉइल होती है, गीली सॉइल मिट्टी, उसके अंदर क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे गीली मिट्टी है, उसके अंदर ये फंगस ग्रो कर रही है, ठीक है। ये कैसे ग्रो करेगी, ये जो सबसे नीचे वाली हाइफी है ना रेड कलर की, वो क्या करती है, इस मिट्टी से न्यूट्रिशन को खींचती है, ठीक है। ये यहाँ से क्या करेगी, न्यूट्रिशन को खींचेगी ये इधर की साइड, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन को ये यहाँ पहुंचा देगी प्रोस्ट्रेट हाइफी के अंदर, ग्रीन कलर वाली में। ये क्या करेगी, इसके अंदर इस न्यूट्रिशन से एनर्जी बनाएगी, ठीक है। फिर इस एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी इस ब्लू वाली हाइफी में, जिसे एरियल हाइफी कहते हैं।
ये इस एनर्जी का क्या करेगी, यहाँ पे स्पोरेंजियम बनाएगी। ठीक है, ये जो है सर्कल में ये क्या है, स्पोरेंजियम कहते हैं इसको। यहाँ पे ये स्पोरेंजियम बनाएगी। इस स्पोरेंजियम के अंदर फिर ये धीरे धीरे स्पोर्स बनाना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगी, स्पोर्स। अभी मैंने बताया था स्पोर्स, उन स्पोर्स को ये इस वाले पार्ट में बनाती हैं। ठीक है, फिर जैसे ही स्पोरेंजियम धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे। पहले ये छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैच्योर हो गया। ठीक है, जैसे ही मैच्योर होएगा ये जो स्पोरेंजियम है गोल सा, ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। जैसे ये फूट जाएगा सारे स्पोर्स क्या आ जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब बाई चांस यहां से अगर कोई आदमी आया, ठीक है, उस आदमी ने क्या करा, जैसे इनहेल करा, सांस ली, उससे सांस लेने से क्या हुआ कि ये जो स्पोर्स थे वो इसकी बॉडी में एंटर कर गए। या फिर दूसरी चीज, अगर इस आदमी के कहीं कट लगा है, कहीं चोट लगी है, ठीक है, उसके थ्रू भी क्या होता है, ये स्पोर्स डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये जो स्पोर्स है ना, ये एंटर करने के बाद हमारी इस ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल क्या होती है, जिसके अंदर से खून बहता है, सर्कुलेट होता है और हमारे बाकी ऑर्गन्स तक जाता है, उसे हम ब्लड वेसल कहते हैं। ठीक है, तो ये अंदर एंटर करने के बाद इसमें ग्रो करना स्टार्ट करती है। अब देखिए, मानिए कि इस पर्सन के अंदर कोई स्पोर घुसा ही नहीं, ये पर्सन एकदम नॉर्मल है। ठीक है, कोई इसको डिजीज नहीं हुआ है, कोई इसके अंदर स्पोर एंटर नहीं करा, ये एकदम नॉर्मल है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इससे ब्लड निकलेगा, ब्लड जाएगा, इसमें से ब्लड जाएगा, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा रहा है, इस पूरे एरिया में आराम से ब्लड जा रहा है, आराम से इस एरिया को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब मिल रहा है। ठीक है, तो ये एरिया आराम से काम भी करेगा और हेल्दी भी रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। अब बाई चांस अगर ये स्पोर इसके अंदर एंटर कर गया, इस ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर गया, तब क्या होगा, ये जो फंगस होती है ना, ये ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से क्या करने लगती है, ग्रोथ करने लगती है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब देखिए इसको एग्जांपल लीजिए कि कोई पाइप है। ठीक है, उस पाइप के अंदर फंगस क्या करती जा रही है, ये कोई पाइप है, इसके अंदर ये फंगस क्या करती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है। ठीक है, इस पाइप में से पानी जा रहा है। ठीक है, क्या होगा कि अगर इसमें से यहाँ से पानी जा रहा है, अगर फंगस यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो बाहर जो पानी निकलेगा उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। ऐसी सिमिलर इसके अंदर होगा, यहाँ से ब्लड जा रहा है, कहाँ जा रहा है ब्लड, यहाँ पे इस पूरे फेस में ये ब्लड जा रहा है। अगर यहाँ पे ये फंगस ग्रो कर गई तो जितना यहाँ से ब्लड निकलना चाहिए था उससे कम निकलने लगेगा, मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड कम पहुंच पाएगा। ब्लड में क्या है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन दोनों है, तो अगर ब्लड कम पहुंच पा रहा है इस एरिया तक तो न्यूट्रिशन भी कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी। ठीक है, देखिए अगर किसी एरिया तक ऑक्सीजन कम जाती है, ये जो पूरा टिश्यू है या जो ये पूरी जगह है, यहाँ पे अगर टिश्यू कम जा रही है तो इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि इस जगह को क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस होने लगती है या फिर टिश्यू की डेथ होने लगती है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जहां भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कम जाएंगे, जिस भी टिश्यू तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कम जाएंगे, उस एरिया में क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी उस टिश्यू की। ठीक है, उस टिश्यू की क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी, वो टिश्यू खत्म हो जाएगा। टिश्यू खत्म होने का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर अब काम ही नहीं करेगा, जो वो अपना प्रॉपर फंक्शन करता था वो काम करना वो बंद कर देगा। जिससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फेस में ये फंगस फैल गई। ठीक है, फेस की जो ब्लड वेसल्स थी उसके अंदर ये फंगस फैल गई, धीरे धीरे क्या हुआ, उन टिश्यूज तक क्या नहीं मिला, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उसकी डेथ हो गई उस टिश्यू की, वो काम करना बंद कर देगी। जिससे क्या होगा, इस फेस की जो सेंसेशंस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आंखें जो हैं देखने का काम करती हैं वो देखना बंद कर देंगी, जिससे इस पर्सन को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, और बाई चांस अगर ये फंगस ब्रेन तक पहुंच गई तो ये ब्रेन का भी क्या कर देगी, उसके भी टिश्यूज को मारने लग जाएगी, मतलब वो जो टिश्यूज हैं वो खत्म होने लग जाएंगे, डेथ होने लग जाएगी। जिससे क्या होगा, उस पर्सन के मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज होने लगेंगे, अजीब अजीब वो हरकत करने लगेगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो धीरे धीरे वो पेशेंट कोमा में भी चला जाए। ठीक है, तो देखिए अगर उस टिश्यू की डेथ हो गई तो वो जो एरिया है जहाँ पे डेथ हुई है वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक कलर के नजर आएंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। आपने देखा होगा जब बॉडी क्या हो जाती है, मतलब बॉडी की जब डेथ हो जाती है तो बॉडी क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के आपको लेजेंड्स, निशान नजर आने लग जाएंगे, इसलिए इसको ब्लैक फंगल डिजीज भी कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या रहता है ना, डॉक्टर के पास ऑप्शन क्या होता है कि ये जो फंगस होती है ना बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो उनके पास ऑप्शन क्या रहता है कि इस वाले पार्ट ने काम करना तो बंद कर ही दिया है क्योंकि इसके टिश्यू की डेथ हो चुकी है, और दूसरा ये फंगस यहाँ से ग्रो करने के बाद हो सकता है दूसरे बॉडी पार्ट तक भी जाना स्टार्ट कर दे। तो डॉक्टर लास्ट में क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को, ये जो डेड पार्ट है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, पूरी बॉडी में से निकाल देते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है क्योंकि उनको एक तो ये भी रोकना है कि बाकी की जो बॉडी है वो इन्फेक्ट ना हो सके, और ये जो पार्ट है वो काम का तो वैसे ही नहीं रहा क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है, तो उस पूरे इस पार्ट को जहां भी इन्फेक्शन होता है ना, उस पार्ट को यहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है कि ये स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। तो पहला है एंट्री बाय इनहेलेशन, मतलब अगर हम किसी ऐसी जगह गए जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट, हमने वहाँ पे सांस ले ली, इनहेल कर लिया, ठीक है, तो ये नाक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये स्पोर्स नाक के थ्रू एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहला जो साइन आता है वो आता है कंजेशन, मतलब आपको बहुत ज्यादा कंजेस्टेड फील होने लगता है। ठीक है, दूसरा है एंट्री थ्रू इंजरी, मतलब अगर आपके हाथ में चोट लगी है, ठीक है, तो ये उसके थ्रू एंटर कर जाएंगे, या फिर आपने कोई कंटामिनेटेड फूड या फिर कोई रॉटन सड़ा हुआ खाना खा लिया, ये उसके थ्रू ये एंटर कर जाएंगे। तो इसके 3 मेन जो है ये सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। नेक्स्ट है किन किन पर्सन्स को इस बीमारी की ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो पहला है कोविड रिकवर्ड, ऐसे पेशेंट जो कि कोविड से अभी जस्ट रिकवर हुए हैं, जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटिक पेशेंट्स, जिन्हें कैंसर है, स्पेशली जिन्हें ल्यूकेमिया है, रीनल मतलब किडनी की डिजीज है या फिर कोई हार्ट की डिजीज है, बर्न पेशेंट जो जल जाते हैं पेशेंट्स, उनको इसकी ज़्यादा रिस्क है। बर्न पेशेंट्स को क्यों है, क्योंकि वही यहाँ पे वो स्किन गल गई है, खुल गई है, खुली पड़ी एकदम स्किन, तो यहाँ से तुरंत क्या हो जाएगा, मतलब जो स्पोर है वो अंदर एंटर कर जाएगा। माल न्यूट्रिशन मतलब जो बहुत कम खाना पीना खाते हैं, न्यूट्रिशन की कमी है या फिर कुपोषित हम जिन्हें कह सकते हैं, तो इन सब लोगों को इस सब की रिस्क होती है। तो अभी हम देखिए नेक्स्ट समझेंगे कोविड रिकवर्ड के अंदर क्यों इसकी रिस्क ज्यादा है और डायबिटिक पेशेंट के अंदर इसकी रिस्क क्यों ज्यादा है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। आजकल जनरली हमें यही सुनने में आ रहा है कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं पेशेंट्स या फिर जिनके अंदर स्टीरॉइड को यूज में लिया गया है, उनके अंदर म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यही समझेंगे कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट के अंदर म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा क्यों नजर आ रही है और उसके अंदर इस स्टीरॉइड का क्या रोल है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये फंगस होती है ना, ये ग्रो कर पाती है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाती है एसिड, जैसे ही इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है और साथ ही साथ इसको लो इम्यूनिटी मिलती है। लो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, लो WBC। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये WBC प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। ये जो WBCs होती हैं ये हमारे बॉडी की सोल्जर होती हैं, ठीक है, या फिर सैनिक होते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये सोल्जर्स जो कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करने का काम करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये WBC कम होंगी तो ये फाइट नहीं कर पाएंगी। अब इस फंगस को एसिडिक एनवायरनमेंट तो मिल ही गया हमारी बॉडी के अंदर, साथ ही साथ इसको अगर वो जगह मिल जाए जहां पे सैनिक कम है तो ये बहुत अच्छे से और बहुत आराम से और ज्यादा ग्रो कर पाएगी। राइट, अब देखिए इसको हम रिलेट करेंगे कोविड के साथ। कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं ना, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि उनको एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है ना कि इस बीमारी में हमारी जो ये WBCs होती है ना, वो WBCs हमारी ही टिश्यू को, हमारी ही बॉडी को खत्म करना स्टार्ट कर देती हैं। ये इतनी ज्यादा WBCs बढ़ जाती हैं कि वो हमारी ही बॉडी को खत्म करना स्टार्ट कर देती हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस टाइम पे स्टीरॉइड का यूज में लेते हैं। ठीक है, स्टीरॉइड क्या करती हैं, जो WBCs होती है ना, जो हमें खुद को ही खत्म करना स्टार्ट कर देती हैं, उसके लेवल को ये कम कर देती है, उनको खत्म करना स्टार्ट करती है, मतलब हमारी खुद की WBC को ये स्टीरॉइड्स कम करने लग जाती हैं। जिससे क्या होता है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी में WBC का जो लेवल है, हमारी क्या जो वो कोविड पेशेंट है जिसके अंदर ये बीमारी हुई, उसके अंदर स्टीरॉइड यूज में लिया, स्टीरॉइड ने क्या करा, उसकी WBCs के लेवल को कम किया जिससे वो हमारी ही बॉडी को खत्म ना करे। तो क्या हुआ, लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ कि जो WBC है उनका लेवल गिर गया, इसको हम कहेंगे लो इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, लो इम्यूनिटी इसको मिल गई, एसिडिक एनवायरनमेंट इसको इस बॉडी में मिल गया, कोविड के पेशेंट की बॉडी के अंदर मिल गया। तो क्या होगा, ये यहाँ पे तुरंत क्या करेगी, अटैक करेगी पेशेंट को और वहां पे क्या कॉज कर देगी, म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगल डिजीज। यही होता है यहाँ पे स्टीरॉइड का काम, मतलब रोल जो होता है। कह रहे हैं ना कि स्टीरॉइड
जिन पेशेंट्स के अंदर यूज में ली जा रही है उनके अंदर ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के। अब देखिए डॉक्टर के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर अब ये तो देख नहीं सकता ना कि इस पेशेंट को, कोविड पेशेंट को ये बीमारी हो गई है, ठीक है, इस बीमारी में क्या हो रहा है, वो खुद के ही सेल को खत्म कर रहा है। तो डॉक्टर अपनी आंखों के सामने ये तो देखेगा नहीं कि वो खुद के ही सेल को खत्म करता जा रहा है, तो ऐसे ही मर जाए, कोविड से ही मर जाए। डॉक्टर को यहाँ पे स्टेरॉइड यूज में लेनी ही पड़ती है, ठीक है। बट ये स्टेरॉइड का जो यूज है ना वो काफी ज्यादा मतलब सीवियर केस में यूज में लिया जाता है, माइल्ड या मॉडरेट केस में यूज में नहीं लेते, इसको सीवियर केस में यूज में लेते हैं। तो यही पूरी वजह है कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट के अंदर या फिर जिनके अंदर स्टेरॉइड यूज में ली जा रही है उनके अंदर म्यूकरमाइकोसिस के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। अब नेक्स्ट है कि जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं। इसकी दो वजह होती हैं, ठीक है, मतलब चांसेस ज्यादा होने की यहाँ पे दो वजह हैं। देखिए जो डायबिटीज होती है ना वो दो टाइप्स की होती है, डायबिटीज फर्स्ट और डायबिटीज सेकंड। कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज फर्स्ट होती है, कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज सेकंड होती है। डायबिटीज फर्स्ट में क्या होता है, कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, ज्यादा कीटोन बॉडीज बनती हैं जो कि एसिडिक होती हैं, ठीक है। डायबिटीज सेकंड में क्या होता है, ज्यादा लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो क्या होता है, एसिडिक होता है। अब किसी पेशेंट को डायबिटीज फर्स्ट है, उसके अंदर काफी ज्यादा कीटोन बॉडीज बन रही हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट बनने लग जाएगा। ऐसी जिसको डायबिटीज सेकंड है उसके अंदर काफी ज्यादा लैक्टिक एसिड बन रहा है तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट बन गया। अभी हम देखा था कि जो फंगस होती है उसको एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, तो जैसे यहाँ पे इसको एसिडिक एनवायरमेंट मिल गया ये आराम से क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, देखिए डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, जैसे ये डायबिटिक पेशेंट की कोई मतलब ब्लड है, ये ब्लड है डायबिटिक पेशेंट का, उसमें क्या घूम रही है, WBC घूम रही है और बाहर क्या घूम रहा है, ग्लूकोज घूम रहा है। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ना वो यहाँ पे जो ये रिसेप्टर होते हैं उनसे जुड़ नहीं पाता। ये ग्लूकोज या फिर कह लीजिए ये ग्लूकोज इस WBC के अंदर एंटर नहीं कर पाता। ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी देता है। अगर ये ग्लूकोज इसमें एंटर नहीं कर पाएगा तो ये इसको एनर्जी नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब WBC के पास एनर्जी नहीं होगी, आपके सोल्जर के पास एनर्जी नहीं है तो वो कैसे इस फंगस के अगेंस्ट फाइट करेगा। ये तो वही बात हो गई कि आपने सैनिक है तो सही आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन आपने सैनिक को गन ही नहीं दी, उसको गन ही नहीं दी फाइट करने के लिए, तो वो कैसे फाइट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो WBC है वो फाइट नहीं कर पाएगी फंगस के अगेंस्ट, या फिर कह लो कि इस पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो लो हो गई, ठीक है। इसको दोनों ही चीज मिल गई, एक तो एसिडिक एनवायरमेंट भी मिल गया, साथ ही साथ इसको लो इम्यूनिटी भी मिल गई। तो क्या होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इस फंगस की ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे, या फिर म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की। देखिए अगर ये फंगस साइनस या फिर ब्रेन तक पहुंच गई, ठीक है, तो उस म्यूकरमाइकोसिस को कहा जाता है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। वहां पे आपको कैसे सिम्टम्स नजर आएंगे कि एक साइड में जो फेस का एक साइड होता है ना वहां पे आपको सूजन नजर आने लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, हेडेक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कंजेशन, नाक के अंदर कंजेशन फील होने लगेगा, और जो नाक के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना वहां पे आपको काले रंग के निशान, ब्लैक लेजेंड्स नजर आने लगेंगे, फीवर, बुखार आने लगेगा। लंग्स में अगर ये फंगस पहुंच गई तो उसको कहा जाता है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। उसमें आपको फीवर का सिम्टम्स आ सकता है, कफ हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। स्किन में अगर ये फंगस ग्रो करने लगी तो उसको कहा जाता है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। उसमें क्या होगा, जहां भी उसने ग्रो करी है ना वो एरिया ब्लैक कलर का नजर आने लगेगा। क्यों नजर आता है वो मैंने आपको समझा दिया है। पेन होने लगेगा, वो एरिया थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, ठीक है, रेडनेस होने लगी काफी, वहां पे रेड एरिया दिखने लगेगा आपको, स्वेलिंग, वहां पे सूजन नजर आएगी आपको। GIT में अगर ये पहुंच गई, आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर ये पहुंच गई तो उसको कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। वहां पे आपको एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, पेट में काफी दर्द होने लगेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी होने लगेगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो सकती है। अगर ये ब्लड में आपके फंगस पहुंच गई तो उसको कहा जाता है डिससेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। ये काफी ज्यादा सीवियर केस हो जाता है जब ब्लड में पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, सारे ऑर्गन्स तक जाता है, तो ये सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा देता है उस फंगस को। तो मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे चेंज मेंटल स्टेटस, का मेंटल स्टेटस चेंज होने लगेगा और हो सकता है धीरे धीरे वो पेशेंट कोमा में भी चला जाए। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये बीमारी जो, ये डिजीज जो है वो कंटेजियस है या नहीं है। कंटेजियस का मतलब होता है कि ये
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है नहीं फैलती है। जैसे कोविड जो बीमारी है वो छींकने या खांसने से फैल जाती है ना, तो ये बीमारी फैलती है नहीं है, तो इसका जवाब है कि नहीं, ये जो बीमारी है वो कंटेजियस नहीं है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है। जैसे ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इसने खांसा या छींका, इसके पास दूसरा इंसान या दूसरा पर्सन आया, तो इसको ये बीमारी इस इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं लगेगी। अब लास्ट में प्रिवेंशन, हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना होगा। हमें मास्क पहनना होगा, हमें प्रॉपर हाइजीन रहना होगा, हमें लॉन्ग स्लीव की शर्ट्स और लॉन्ग ट्राउजर्स पहनने होंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो स्पोर्स हैं वो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, मास्क क्यों पहनेंगे? जिससे ये जो स्पोर्स हैं हमारी नोज के थ्रू अंदर एंटर नहीं करेंगे। शूज पहनना होगा, हमें कहीं जा रहे हैं हम शूज पहन के जाएंगे, जिससे हम जो मिट्टी थी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, वहां पे अगर हम शूज पहन के गए तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। हमें जो रॉटन फूड या फिर जो कंटामिनेटेड फूड है उसको खाना अवॉइड करना पड़ेगा, सड़ा हुआ खाना हमें नहीं खाना है। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा। देखिए, जो ये फंगल बीमारी है ना, ये नॉर्मली और जनरली काफी टाइम से चली आ रही है। ये फंगस नॉर्मली हर जगह प्रेजेंट होती है। आजकल इसके केसेस सामने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोविड के केसेस आजकल ज्यादा हैं। कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। ये जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है, जिससे क्या होता है, जो फंगस बीमारी है उनके ऊपर आराम से अटैक कर जाती है और बहुत ज्यादा सीवियर भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे तो ये हमारी जो WBCs हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उससे आराम से उससे क्या कर लेता है, फाइट कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूकरमाइकोसिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।